एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जीपी के बारे में, यानी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। और पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी के पीछे से nवें पद के बारे में, गुणोत्तर श्रेणी के योग के बारे में, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग के बारे में, और गुणोत्तर माध्य के बारे में। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में केवल एक वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बहुत सारे बढ़िया प्रश्न भी कराने वाला हूं, ताकि आपको अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीछे वाली क्लास में हमने किया था एपी, और आज हम करेंगे जीपी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले हम बात करेंगे कि जीपी होती क्या है, जीपी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जिस तरीके से हमने एपी को पढ़ा था कि एपी के अंदर जो है प्रत्येक अगला पद प्रत्येक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कोई भी हो सकती है। उसी तरीके से हम पहले जीपी को डिफाइन करेंगे कि जीपी होती क्या है। ठीक है, देखो इसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी का नाम था समांतर, समांतर यानी समान अंतर। और इसके अंदर क्या है, जीपी यानी गुणोत्तर, गुण उत्तर, गुण का मतलब होता है गुणा करना, और उत्तर मतलब आगे और आगे और आगे और आगे, यानी गुणा करते रहना। किसी निश्चित संख्या से अगर हम बार बार गुणा करते रहते हैं तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जिस तरीके से समांतर श्रेणी का जो शब्द होता है उसमें हमने आराम से देख सकते हैं कि वो समान जोड़ अंतर से बनता है, उसी प्रकार से ये गुण जोड़ उत्तर से बनता है। यानी बार बार गुणा करते रहने से जो श्रेणी प्राप्त होती है वो होती है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी वास्तव में क्या होती है, उदाहरणों के माध्यम से। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने 4 उदाहरण लिख रखे हैं। ये 3 संख्यात्मक है, और ये मैंने एक अंग्रेजी के अंदर ऐसे ही लिख लिया है। ठीक है, इसको भी मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले उदाहरण में देखिए आपको क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है। इन तीनों उदाहरणों में देखिए, इसके बाद हम बाद में करेंगे, पहले इन तीनों में देखिए कि आपको कोई कॉमन चीज दिख रही है। देखो मैं बताता हूँ, ये पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 16 था, फिर था 32, फिर है 64। यानी यदि मैं 1 को 2 से गुणा कर रहा हूँ, 1 का मैं अगर 2 में भाग दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 2। 2 का अगर मैं 4 में दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 4 में 2 का भाग जाएगा 2। 8 में अगर मैं 4 का 2 तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2। 16 का 8 में 2 तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2। 32 में अगर 16 का 2 तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2। 64 में अगर 32 का 2 तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 2। यानी सब में क्या कॉमन आ रहा है, भाग देने पर एक ही संख्या कॉमन आ रही है, वो क्या है, 2। यानी इन सभी संख्या को मैं बार 2 से गुणा कर रहा हूँ, तब जाकर के मुझे आगे संख्या प्राप्त होती जा रही है। 1 को मैंने 2 से किया, 2 को मैंने 2 से किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64। यानी गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत बार हम किसी एक संख्या को श्रेणी उस संख्या से गुणा करते रहते हैं, तो हमें आगे दर श्रेणी प्राप्त होती जाती है। इसी तरह इसके अंदर देखिए -1 +1 -1 +1 -1 +1 के अंदर -1 का भाग दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा -1। ठीक है, इस -1 के अंदर मैं वापस इस +1 का भाग दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा -1। इस +1 के अंदर मैं वापस इसका भाग दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा -1। यानी इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, -1। यानी इसमें पहली संख्या को -1 से गुणा करने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर मैं वापिस इसको -1 से गुणा करूंगा तो मुझे -1 प्राप्त हो जाएगा। मैं वापिस इसे -1 से गुणा करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। यानी इन सभी में मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, सभी संख्याओं को -1 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 1/3 है। 1/3 का जब मैं 1/6 के अंदर भाग दूंगा, देखो ध्यान से, 1/6 के अंदर जब मैं 1/3 का भाग दूंगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 1 इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। यानी इस संख्या का इसमें भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2। अच्छा, 1/12 के अंदर देखते हैं, 1/12 के अंदर हम किसका भाग देते हैं, 1/6 का। 6 ऊपर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 6/12। इसमें भी क्या आ रहा है, 1/2। यानी सभी में क्या आ रहा है, 1/2। यानी मैं इन सभी में किससे गुणा कर रहा हूँ, इस संख्या को 1/2 से गुणा करने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 1/6। इसको 1/2 से गुणा करने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, 1/12। इसको वापस से 1/2 से गुणा करने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 1/24। यानी गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत हम किसी निश्चित संख्या को बार संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और इसमें देखो संख्या कैसी है, इसमें संख्या है धनात्मक, इसमें संख्या कैसी है, इसमें संख्या है ऋणात्मक, और इसमें संख्या कैसी है, इसमें संख्या वापस धनात्मक हो। ठीक है, यानी इसमें
जो संख्या होती है वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। और शून्य की बात करें तो एक संख्या मान लो 1 है, तो इसको मैंने शून्य से गुणा किया, वापस इसको शून्य से गुणा किया, वापस इसे शून्य से किया, तो ये कोई फायदे वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शून्य की बात जो है वो निरर्थक है, केवल हम धन संख्या और ऋण संख्या की बात करते हैं। ठीक है, तो ये होती है गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें प्रत्येक अगला पद एक पीछे वाले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, फिर उस निश्चित संख्या को आगे वाले पद से गुणा करेंगे तो उससे आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। ये तो होती है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब हम इस उदाहरण पर बात करते हैं। इस उदाहरण के अंतर्गत मैंने पहली संख्या a ले ली है, जैसे हम यहाँ पर पहली संख्या लेते हैं उसी तरह हमने यहाँ पर पहली संख्या a ले ली है। फिर मैंने हम इस गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक संख्या को एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं, वो निश्चित रहनी चाहिए। और इसके अंतर्गत हमने क्या लिया है, r लिया है। r को हमने इससे गुणा किया तो ar हो गया, वापस r से गुणा किया तो ar स्क्वायर होगा, वापस किया तो ar क्यूब हो गया, वापस किया तो ar 4 हो गया। इस तरीके से हम इस गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक संख्या को r से जो है गुणा करते जा रहे हैं, तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। ठीक है, क्योंकि हम एक निश्चित संख्या से सभी संख्या को गुणा कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब देखो गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत कुछ पद आते हैं, जैसे एक आता है प्रथम पद, ठीक है, एक आता है सार्वनुपात। ठीक है, सार्वनुपात समांतर श्रेणी के अंदर था, यहाँ पर सार्वंतर और यहाँ पर है सार्वनुपात। और यहाँ पर देखें तो अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, और क्या आएगा, और क्या है, और ज़्यादा नहीं है, और एनवा पद आप लिख सकते हैं, एनवा पद। ठीक है, तो प्रथम पद का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इसको हम दर्शाते हैं ए से। ठीक है, इसको हम ए से दर्शाते हैं, जैसा ये रहा ए। ठीक है, ए। सार्वनुपात का मतलब होता है वो संख्या जिससे हम गुणा करते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। दूसरी संख्या के अंतर्गत पहली संख्या का भाग देते हैं तो हमें सार्वनुपात यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जिस संख्या को हम गुणा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम इस एक को किससे गुणा किया था कि ये प्राप्त हुआ, तो हम 2 के अंदर क्या दे देंगे, 1 का भाग दे देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। वापिस 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। 8 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। यानी जिस संख्या को हम बार बार गुणा कर रहे हैं वही क्या है, सार्वनुपात है। और इसे हम आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि सार्वनुपात को हम कहते हैं रेशियो। ठीक है, यहाँ पर अनुपात को हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, इसलिए हमने इसे आर से डिनोट किया। ठीक है, अब इसे सार्व अनुपात क्यों कहा है, क्योंकि ये सभी संख्याओं का अनुपात है। सभी श्रेणी के अंतर्गत, इस पूरी श्रेणी के अंतर्गत आगे वाले पद और पीछे वाले पद का जो अनुपात होता है उसे सार्व अनुपात कहते हैं। उसी संख्या को हम बार बार गुणा करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया है अनुपात। ये अनुपात ही सार्व अनुपात है और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशियो। और अंतिम पद जो है हम एपी की तरह इसको ए एन से डिनोट करते हैं, या लास्ट टर्म एल से लिख सकते हैं। और एनवा पद हम ए एन से डिनोट करते हैं, ये एपी की तरह ही है। ठीक है, और एपी के अंतर्गत जहाँ पर डी होता था वहाँ पर यहाँ पर सार्व अनुपात होगा, और वहाँ पर हम घटा करके प्राप्त करते थे। यहाँ पर हम दूसरे पद के अंतर्गत पहले पद का भाग देंगे, तब जाकर के हमें आर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो ए, इसको मैंने गुणा किया आर से, इसको मैंने वापस से गुणा किया आर स्क्वायर, वापस से गुणा किया आर क्यूब, वापस से गुणा किया ए आर 4, दो ए आर। ठीक है, एन पदों तक, एन पदों तक। ठीक है, अब देखो पहला पद क्या है ए, दूसरा पद क्या है ए आर, ए आर। दूसरा पद क्या है ए आर, ये है पहला पद। पहले पद को हम एपी में इसी तरह से दर्शाते थे, इसीलिए गुणोत्तर श्रेणी में भी ऐसे, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, और इसी तरीके से ये एनवा पद। ठीक है, ठीक है। यानी एपी की जो जनरल फॉर्म होती है, जो एपी की जो सामान्य फॉर्म होती है, एपी का जो सामान्य रूप होता है वो ये है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 और एन। ठीक है, जहां पर एपी में ये होती थी, ये एपी की बात है। ठीक है, एपी के अंतर्गत ये होती थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसके अंतर्गत बस आर का आ जाएगा, और ये प्लस में होता था और ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से ये जनरल फॉर्म होगी किसकी, जीपी की। ठीक है, अब देखो
हम यहाँ से जो है एपी का nवां पद निकालते हैं। ध्यान से देखना एपी का nवां पद किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। nवें पद का मतलब है अगर हमें कोई श्रेणी दे दी जाए, उसका हमें प्रथम पद दे दिया जाए, उसे हमें सार्वनुपात दे दिया जाए जिससे गुणा किया जाता है, तो हम उसका nवां पद कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी पद मान लो दूसरा तीसरा, अगर हम पांचवें पद के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो हम केवल पांचवा पद ही निकाल पाएंगे। हम ऐसा कर लेते हैं nवां पद का फॉर्मूला निकाल लेते हैं ताकि n के मान रख रख के सारे पदों का फॉर्मूला आ जाए, उसका मान आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें nवां पद निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ये है पहला पद, पहले पद के अंतर्गत क्या है a, ये है दूसरा पद, दूसरे पद के अंतर्गत क्या है ar, ये है तीसरा पद, तीसरे पद के अंतर्गत क्या है ar स्क्वायर। अब इन सभी में a तो कॉमन आ रहा है, यानी nवें पद के अंतर्गत a तो आएगा, पक्का a तो आएगा, ठीक है। सभी के अंदर a आ रहा है। अब हमें r की श्योरिटी नहीं है कि r आएगा या नहीं आएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर r की पावर 0 लिख देता हूँ। r की पावर 0 का मान होता है 1, तो इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे हम लिख सकते हैं। तो पहले पद के अंतर्गत r की पावर कितनी है, 1 से कम। पहला पद देख रहे हैं तो पहले पद में r की पावर कितनी है, 1 से कम यानी 0। दूसरे पद के अंतर्गत r की पावर कितनी है, 2 - 1 यानी 2 से 1 कम यानी 1। तीसरे पद के अंतर्गत r की पावर कितनी है, 3 से 1 कम यानी 2। चौथे पद के अंतर्गत r की पावर कितनी है, 4 से 1 कम यानी 3। पांचवें पद के अंतर्गत r की पावर कितनी है, 5 से 1 कम यानी 4। यानी nवें पद के अंतर्गत r की पावर जो होगी वो n से 1 कम होगी, वो होगी n-1। समझ में आया। पांचवें पद के अंतर्गत r की पावर है 5 से 1 कम यानी 4, ठीक है। चौथे पद के अंतर्गत r की पावर है 4 से 1 कम यानी 3। तीसरे पद के अंतर्गत r की पावर 3 से कम यानी 2। यानी nवें पद के अंतर्गत r की पावर कितनी होगी, n-1 होगी। और यही अपना an का फॉर्मूला होता है। nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं। अच्छा, इनमें और बता देता हूं मैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर हम कुछ बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a का मान कितना है, 1। यहाँ पर r का मान हमने निकाला है, सभी में क्या है, 2 का, ठीक है। तो मान लो इसका ये कौन सा पद है, ये छठा पद है ना, तो हम मान लेते हैं हमें छठा पद निकालना है। तो छठे पद n बराबर से रखते हैं, ठीक है। a का मान r n के बराबर से रखेंगे तो 6 - 1 5, ठीक है। a का मान कितना है, 1 r कितना है, 2 की पावर कितनी है, 5, 2 की पावर 5 होता है 32। ये अपना हो गया छठा पद, 6 बराबर हो गया 32। छठा ही है ना, 1 2 3 4 5 6, छठा कितना है, 32। यानी हमारा फॉर्मूला क्या है, एकदम सही है, ठीक है। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं। और r का फॉर्मूला आप कैसे भी निकाल सकते हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दीजिए, तीसरे पद में दूसरे का भाग दे दीजिए, ठीक है। चौथे पद के अंतर्गत तीसरे का दे दीजिए, कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं फटाफट से। अब हम देखते हैं कुछ जीपी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। यदि ये जीपी नाम लिख दे तो इसका मतलब है वो गुणोत्तर श्रेणी है पहले से, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। जीपी दे रखी है 5, 25, 125 का हमें 10वां और nवां पद हमें ज्ञात करना है। इस जीपी का हमें 10वां और nवां पद हमें ज्ञात करना है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं यहाँ पर सीधा सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हमें ये जीपी दे रखी है 5, 25, 125। तो हमें पता है a का मान क्या है, यहाँ पर a का मान है 5, सीधा लिख दिया। r का मान अगर हमें निकालना है तो r का मान हमें पता है a2/a1 होता है, यानी दूसरे पद के अंदर पहले पद का भाग देंगे। तो दूसरा पद क्या है 25, पहला पद क्या है 5, तो भाग जाएगा, ये आएगा 5, यानी इसमें r का मान कितना है 5। हमें क्या कह रखा है, 10वां पद। अब हमें पता है nवें पद का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1, यही तो होता है। हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी n का मान कितना है 10, तो a वैसा का वैसा, और यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा r की पावर 9। a का मान कितना है 5 और r कितना है 5, 5 की पावर 9, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 9 मिलकर के हो जाएंगे 5 की पावर 10, यानी 10वां पद होगा 5 की पावर 10। और हमें क्या ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है nवां पद। तो हम यहाँ पर 10 की जगह लिख देंगे n, फॉर्मूला हो जाएगा an का, ये ऐसा कैसा, a आगे पावर n-1। a का मान कितना है, a का मान है 5, r का मान कितना है 5,
n-1 यहाँ पर है एक, ये दोनों जुड़ेंगे n-1 + 1, तो ये -1 और +1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर n, यानी nवां पद होगा 5 की पावर n। देखो 10वां पद कितना है, 5 की पावर 10, तो nवां पद कितना होगा, 5 की पावर n। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपसे जो है प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमें कह रखा है उस जीपी का 12वां पद ज्ञात करो जिसका 8वां पद 192 है तथा 7वां अनुपात 2 है। यानी हमें केवल इसके अंतर्गत हमें दे रखा है, हमें 8वां पद दे रखा है, हमें दे रखा है 8वां पद और 7वां अनुपात हमें दे रखा है 2, यानी r बराबर है 2। ठीक है, और 8वां पद, 8वें पद को हम लिखेंगे इस प्रकार से, 8वां पद है 192। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा पद, 12वां, यानी a12। a12 का फॉर्मूला यहाँ पर हम an का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा a r की पावर 12 में से गया 11। जितना भी पद हो उसमें r की पावर 1 कम कर दो, बस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है a r की पावर 11। अब हमें a r की पावर 11 निकालने के लिए r का मान तो है, लेकिन हमें a का मान और चाहिए। a का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो a 8 है, a 8 में वापस से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो a 8 का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर 8 है इसलिए 7 कर देंगे, a r की पावर 7 बराबर हो गया 192। r का मान हमें दे रखा है 2, तो a को इधर रख लेंगे और 192 बट्टे r की पावर 7, r का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है? ठीक है, ये आ जाएगा 192 बट्टे 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है, कितना होता है, 128 नहीं होता क्या, 2 की पावर 6 होता है 64, ये हो जाएगा 128। ठीक है, तो ये आ जाएगा 128। ठीक है, a का मान आ गया 192 बट्टे 128। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 12वां, तो 12वें पद का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, a12 बराबर है a r की पावर 11 के। a का मान कितना है, ये रहा 192 बट्टे कितना है 128, r कितना है, r कितना है, r ये रहा 2 की पावर 11। 128 को हम वापस क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 17 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 11। 2 ये पावर नीचे ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 11 - 7, तो 192 गुणा 2 की पावर 11 में से 7 गई 4, 2 की पावर 4, 192 गुणा 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 2 4 4 2 2 16। 16 को जब इससे गुणा करोगे तो 16 दूनी 32, 16 9 144 और 3 47, 16 कम 16 और 14 कितने हो गए 30, 30 72 इसका आंसर आ जाएगा, 30 72 इसका आंसर आ जाएगा। इसका 12वां पद हो जाएगा 30 72। बस जो दी हुई है उस डिटेल को ऐसा कैसा लिख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2√2 4 का कौन सा पद 128 है। ये पहले से दे रखा है कि ये क्या है, जीपी है। ठीक है, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये जीपी है या नहीं, हमें अगले ने सीधा कह रखा है इस जीपी का हमें कौन सा पद 128, हमें पद का मान दे रखा है 128, हमें पूछा ये कौन सा पद है, कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले जो है ए और आर को डिफाइन करते हैं कि ए और आर कौन सा एक में, तो इसके अंदर ए का मान है 2, आर का मान हम निकालेंगे तो 2 अगले पद के अंतर्गत पीछे वाले पद का भाग दे देंगे तो आर का मान आ जाएगा √2। ठीक है, कैसा भी आओ आर का मान आना चाहिए बस। ठीक है, आना चाहिए, कैसा भी है, प्लस माइनस गुणा भाग कैसा भी, बस आना चाहिए, तो √2 माना गया। अब हमें पूछ रखा है कौन सा पद 128 है, तो हमें पता नहीं कौन सा, तो हम मान लेंगे जैसा हमने सूत्र में माना कि हमें अगर n वां पद निकालना है तो हम an मान लेंगे, तो हमें इसमें पता नहीं है कि कौन सा पद है, इसलिए हम इसे मान लेंगे ये an वां पद है, ये जो है इस गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद है। ठीक है, मान लिया। an का फॉर्मूला होता है ये रहा, a r की पावर n-1 बराबर 128, a का मान 2, √2 का मान, r का मान लिख देंगे √2 और n की पावर 1, वैसा का वैसा 128। ये 2 उधर जाएगा तो √2 की पावर n-1, ये भाग जाएगा तो 2 6 12 और 2 चौके 8। ठीक है, 2 इसका भाग जाएगा, हमने सीधा भाग लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ये रूट को मैं, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की 1/2 पावर। ठीक है, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या, यदि 3 अंडर रूट में है तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 है तो रूट वर्ग में आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी, यहाँ पे कर रहा हूँ देखना ध्यान से, 2 की पावर 1/2
और पहले से यहाँ पर पावर है n-1 तो ये इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, रूट में हो इसका मतलब है 1/2 है। यदि यहाँ पर 3 होता तो ये हो जाता है 1/3। ठीक है, तो 2 की पावर 1/2 ये ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर है 64। ठीक है, 2 की पावर इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 माइनस 1/2 बराबर 64। कितना होता है 2 की पावर का, 64 होता है 2 की पावर 6 का मान। ठीक है, अब आधार सेम है तो घाते भी समान होनी चाहिए, यानी n/2 माइनस 1/2 बराबर होना चाहिए 6 के, क्योंकि घाते आधार समान है तो घाते भी समान होनी चाहिए। तो n/2 बराबर ये उधर जाएगा तो 6 प्लस 1/2, 2 6 12, 12 और 1 हो गया 13/2। ठीक है, तो n/2 बराबर हो गया 13/2 के 2 से 2 कट जाएगा, n बराबर आ जाएगा 13। यानी ये इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है, 13वां पद। कौन सा पद है, 13वां पद, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जीपी का पीछे से nवां पद, और उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जीपी के अंतर्गत पीछे से nवां पद कैसे निकाले। n तो हम आगे से डिनोट करते हैं, हम इसको m कर देते हैं। तो पीछे से किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का mवां पद कैसे निकाले, ये कैसे निकाले। ठीक है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, यदि हमें कोई गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1। ठीक है, ये nवें पद का फॉर्मूला है ना, तो n पद है तो nवें पद का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि इसकी a का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है। अब हमें पूछा है इस गुणोत्तर श्रेणी का पीछे से इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, mवां पद ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला सीधा सा है, पीछे से लिख दो, कंफ्यूज मत हो। पीछे से mवें पद का फॉर्मूला होगा a r की पावर n-m। ये इसके पीछे से mवें पद का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये इसके पीछे से mवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, पीछे से mवें पद का फॉर्मूला a r की पावर n-m। और अदरवाइज आप इस जीपी को उल्टा कर लीजिए, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जीपी को ऐसे कैसे उल्टा कीजिए, एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल से बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमने जीपी ले ली 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। ये मान लो हमने एक जीपी ले ली। ठीक है, इसके अंतर्गत ए का मान है 2, आर का मान निकालो। 4 में 2 का भाग दिया 2, 8 में 4 का भाग दिया 2, यानी आर का मान भी कितना है 2। इसमें टोटल एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन बराबर कितना है 10। ठीक है, एन बराबर कितना है 10। अब हमें मान लो निकालना है पीछे से चौथा पद, हमें निकालना है पीछे से चौथा पद, 1 2 3 4, यानी एम हमें निकालना है पीछे से चौथा पद। ठीक है, अब पीछे से चौथा पद हमें पता है कौन सा, 128 है। ठीक है, तो ये आंसर हमें पता है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पीछे से चौथा पद यानी m बराबर 4, तो a 4, a का मान कितना है 2, r का मान कितना है 2, n का मान कितना है 10, 10 में से 4 गए 6, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 1 मिलकर हो गई 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 होता है 128, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आंसर आपका सही है। ये तो हो गया सीधा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अच्छा जीपी को उल्टा करके कैसे निकाले। अब जीपी को उल्टा करते हैं। देखो यहाँ पे पहले जीपी ऐसे चल रही थी, अब हम देखो इधर कैसे करते हैं। इधर 124 को 1024 को मैंने पहले लिख लिया, फिर 512 को लिख लिया, फिर क्या लिख लिया 256 को लिख लिया, फिर लिख लिया 128 को, फिर लिख लिया आपका 64 को। हमें कह रखा है इस जीपी का पीछे से कौन सा पद ज्ञात करना है, चौथा। ठीक है, हमें इसका आर का मान क्या था, जो इस जीपी के आर का मान कितना था 2 था, तो इसको हमने जीपी को उल्टा किया तो इसका आर का मान भी उल्टा कर दो। इसका ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1024। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, चौथा, तो चौथे पद का फॉर्मूला होता है ए 4, ए आर की पावर 4 है तो एक कम कर दो 3, ए का मान ये रहा। ठीक है, आर कितना है 1/2, 1/2 की पावर कितनी करनी है 3, 1024। 1 की पावर कितनी करो कोई मतलब नहीं है, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 का इसमें भाग दो, 8 एकम 8, 2 गए 8 दूनी 16, 8 घंटा 64, 128। इसमें भी 128, इसमें भी 128, दोनों सेम है, कोई सा भी कर लो, आपकी मर्जी है। ये हो गया पीछे से nवें पद का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इस जीपी की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, जैसे शायद मैंने एपी की आपको बताई नहीं, कि एपी अगर ऐसे चल रही है
यदि मान लो कोई एपी है ए प्लस डी ए प्लस 2d, यदि ये कोई एपी है तो इसके बीच वाला पद जो है वो आसपास वाले दोनों पदों के योग का क्या होता है, आधा होता है। ये बीच वाला पद अन्य दो पदों के योग का आधा होता है। इन दोनों पदों को हमने जोड़ा तो ए और ए मिलकर हो गए 2a और 2d पहले से था, इसका आधा किया तो हमें बीच वाला पद प्राप्त होता है। यानी यदि कोई ए बी सी समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब है b बराबर होगा इन दोनों के आधे के। ये समांतर श्रेणी की क्वालिटी थी, शायद मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है। ये समांतर श्रेणी की क्वालिटी है, आपसे ध्यान रखना, ठीक है। इसको कहते हैं समांतर माध्य। यदि हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी हो तो हम बीच वाले दोनों पदों का योग करके उसका आधा कर दे, तो अगर हमें बीच वाला पद प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब है वो समांतर श्रेणी है। अच्छा, इसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी के अंदर जो है क्वालिटी होती है, ठीक है, वो देखिए। गुणोत्तर श्रेणी होती है ए आर स्क्वायर, ये गुणोत्तर श्रेणी होती है, ठीक है। ये 3 पद हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसके बीच वाले पद का जो वर्ग है वो अन्य दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यदि कोई ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका मतलब है बीच वाले पद का स्क्वायर जो है वो इन दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यदि ऐसा हो जाता है तो वो श्रेणी जीपी में होगी। ये एक जांच करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। यदि बीच वाले पद का वर्ग अन्य दो पदों के गुणनफल के बराबर होता है तो इसका मतलब है वो जीपी होगी। ये एक जीपी की स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 3 पद माने हैं, इसके अनुसार बीच वाले पद का वर्ग, बीच वाला पद क्या है, ये है, इसका हमने वर्ग कर दिया ए आर की स्क्वायर। अन्य दो पदों के गुणनफल के, यानी इस और इस पद के गुणनफल के, तो ए गुणा ए आर स्क्वायर, ए गुणा ए आर स्क्वायर, ए की पावर 1 ए की पावर 1 दोनों जुड़ जाएगी गुणा में, इसलिए ए आर स्क्वायर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए आर की पावर स्क्वायर। यानी बीच वाले पद का वर्ग अन्य दो पदों के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो ये एक जीपी की क्वालिटी होती है कि बीच वाले पद का वर्ग जो है वो अन्य दो पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बी स्क्वायर बराबर होता है AC यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में, और यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो a प्लस सी बट्टा 2 बराबर होता है b, ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, b गुणा b बराबर है a बट्टा a गुणा c, यानी b बट्टा a बराबर है c बट्टा b के। एक b को इधर रखा, एक को इधर लिया, इस b को उधर भेज दिया। अब ये देखो क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि ए पी सी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, यानी इनका सारा अनुपात क्या है, समान है। तो इनका सारा अनुपात क्या होगा, दूसरे पद में पहले का भाग दो। यहाँ पर सारा अनुपात क्या होगा, दूसरे पद में पहले का भाग दो, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, अब इस b को इधर ले आओ, b स्क्वायर, इस a को उधर भेज दो, b स्क्वायर बराबर हो गया AC। यही तो हमने प्रूफ किया, b स्क्वायर बराबर AC। तो बस कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं तो उनको हम सीधे याद कर लेते हैं। तो b स्क्वायर बराबर AC अगर है तो वो गुणोत्तर श्रेणी होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब ये जो b का मान होता है, ये जो b का मान अगर हम निकालें तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AC, b बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC। अब इस b को हम a और c का क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य कहते हैं। यहाँ पर इस b को हम कहते हैं समांतर माध्य, क्या कहते हैं, समांतर माध्य। और इसे हम लिखते हैं AM से, समांतर माध्य को यानी अर्थमेटिक मीन, इसे हम समांतर माध्य को AM से लिखते हैं। और ये होता है जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, GM, ठीक है। A और C का गुणोत्तर माध्य होता है B, और इसका फॉर्मूला होता है b बराबर अंडर रूट AC। यदि हमें कोई भी दो पद दिए हुए हो, एक दिया हुआ है a और एक दिया हुआ है b, तो इनके बीच में अगर हमें पूछ ले कि इसका इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालो, तो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। ये गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला है, और इसका मतलब है कि a के बीच में अगर ये संख्या रख दें, गुणोत्तर माध्य रख दें, a के बीच में अगर ये गुणोत्तर माध्य रख दें, तो ये एक क्या बन जाती है, गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। इसका ये मतलब है खाली गुणोत्तर माध्य किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में निकालना हो तो उन दोनों का गुणनफल करके वर्गमूल निकाल लेना, वो गुणोत्तर माध्य होगा। और उसका मतलब है कि a और b के बीच में अगर आप गुणोत्तर माध्य रख देते हैं तो एक गुणोत्तर श्रेणी बनती है, ठीक है। अब हम कुछ और सवाल कर लेते हैं बढ़िया, ठीक है, इसके आधार पर। तो अब हम देखते हैं प्रश्न। तो 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों को वीडियो को पॉज करके जो है ट्राई कर लीजिए। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए।
तीन संख्याएं हमें 1 और 256 के बीच निकालनी है। यदि उनको हम इस 1 तथा 256 के बीच में रख दें तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है वो एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ऐसा हमें कुछ करना है कि 1 तथा 256 के बीच हम सीधी तीन संख्याएं बता दें जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। है ना, मजाक की बात, ठीक है ना, तो हम निकालेंगे, मजाक की बात नहीं है। तो देखो 1 और 256 के बीच हमें कितनी संख्याएं निकालनी है? तीन संख्याएं निकालनी है। तीन संख्याएं निकालनी है कौन सी जीपी में? गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में निकालनी है। तो हम मान लेते हैं पहला पद है G1, दूसरा पद है G2 और तीसरी संख्या है G3। ठीक है, ये तीन संख्याएं हैं 1 व 256 के बीच। ठीक है, 1 व 256 के बीच तीन संख्याएं हैं जिनको अगर रख दें तो ये क्या बन जाती है? एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। हमने मान लिया ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब हमने एपी का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद क्या है? 1 यानी ए, दूसरा पद है G1 यानी ए आर, तीसरा पद है A2 तीसरा पद है ना, वैसे G2 है, तीसरा पद है तो स्क्वायर, चौथा पद है तो आर की पावर 3, और ये कौन सा पद है? पांचवा पद है, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 4। ठीक है, अब देखो हमें इन बीच वाले तीनों का मान तो पता नहीं है, लेकिन हमें चौथे का तो पांचवें पद का तो मान पता है। पांचवें पद का मान तो हमें पता है 256 है, यानी ए आर की पावर 4 का मान कितना है? 256 है। और ए का मान कितना मान है? 1 मान है, तो ए का मान 1 रख दिया। 1 गुणा आर की पावर 4 बराबर हो गया 256। आर बराबर हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो 4 इधर ऐसे आ जाएगा, 4 256। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? ध्यान से सोचो, इसका मतलब है 256 किसका, किसकी चतुर्थ घात है? किस संख्या का 4 घात करें कि 256 है, तो वो उसका आंसर होगा 4। यानी अगर आप 4 की घात 4 कर देते हैं तो हमें 256 प्राप्त हो जाता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 को जब आप वापिस से 4 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 256। यानी आर का मान क्या आ गया? 4 आ गया। अब 4 ही थोड़ी आएगा, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर अगले ने स्क्वायर किया है आर का स्क्वायर का मतलब है 4 घात करिए। अगर सम घात है तो अगर माइनस की भी अंदर संख्या होती तो भी उसका मान क्या आता? प्लस आता। तो यहाँ पर हमें पूरा पता नहीं है कि आर अगले ने प्लस लिया या माइनस लिया, इसलिए हम यहाँ पर दोनों चिन्ह लगा देंगे, प्लस और माइनस। हमें पता नहीं है कि अगले ने प्लस वाले का किया या माइनस वाले का, हम आंसर दोनों लिख देंगे। तो आर के मान आ जाते हैं प्लस और -4। अब हमें G1, G2 और G3 का मान पूछा, तीन संख्याएं पूछे हैं, तो ए का मान कितना है? 1, इसका मान कितना है? 256। यहाँ पर हम ये संख्या निकालते हैं, ए का मान कितना है? 1, तो ए को तो छोड़ ही दो, सीधा आर लिख दो। तो पहले हम आर लिख के चलते हैं प्लस का 4, इसके अंतर्गत हम लेकर चलते हैं आर को प्लस का 4। ठीक है, तो आर को प्लस का 4 लेते हैं, तो यहाँ पर आर का मान रखेंगे तो 4 गुणा 1 4, यहाँ पर 4 का मान रखेंगे तो 4 की स्क्वायर 16, यहाँ पर 4 का मान रखेंगे तो 4 की पावर 3, यानी 4 चौक 16 चौक 64। तो ये एक जीपी बन गई है, 1 4 16 64 256। इसका आर आ जाएगा 4, ये हमने निकाला है। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच इस तरीके से जीपी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम -4 बोल लेते हैं, आर बराबर -4। एक वैसा का वैसा, 256 वैसा का वैसा। ठीक है, यहाँ पर आर का मान रखो -4, तो -4 गुणा प्लस का 1, तो ये आएगा -4। इसको जब -4 की स्क्वायर करोगे, यहाँ पर -4 आर बराबर रखोगे तो इसकी स्क्वायर होगी, तो 4 चौक हो जाएगा 16 प्लस का 16 को जब वापिस से -4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 64, और -64 को जब -4 से वापिस से गुणा करोगे तो 256 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें दो गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है, 1 व 256 के बीच तीन संख्याएं, हमें 6 ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है जिनको अगर हम बारी बारी रख दें तो हमें गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है। ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए -2/7 x -7/2 एक गुणोत्तर श्रेणी में है? हमें ये बताना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं, और अगर है, अच्छा अगले ने दे रखा है कि गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है तो हमें x का मान बताना है कि x के ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पर कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो मैंने अभी आपको एक क्वालिटी बताई थी कि यदि 3 पद हो, यदि गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद हो तो बीच वाले का जो स्क्वायर है वो अन्य दो के गुणनफल के बराबर होता है।
ये अभी बताया था। अब इसने कह रखा है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी -2/7 के और -7/2 के। माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया प्लस, 2 से 1 गया, ये 2 से 2 गया, ये 7 से 7 गया, यहाँ पर आ गया 1, एक्स स्क्वायर आ गया 1 और एक्स बराबर आ गया 1। एक्स का मान क्या आ गया 1, एक्स का मान क्या आ गया 1, समझ में आया। एक्स का मान क्या आ गया 1। अच्छा स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। यदि हम प्लस का 1 यहाँ पर रख देते हैं और ठीक है प्लस का 1 अगर हम रख देते हैं तो हमें आर का मान अगर हम निकालेंगे तो आर का मान आएगा -7/2। ठीक है सही है एकदम। और यदि हम यहाँ पर माइनस का मान लिख देते हैं तो हमारा आर का मान आएगा प्लस का 7/2, तो भी सही है। ठीक है तो दोनों तरफ से सही है। एक्स के +1 -1 मान के लिए जो है ये गुणोत्तर श्रेणी में होगी। ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य 10, समांतर माध्य अभी भी बताया था। दो यदि 3 संख्याएं लगातार समांतर श्रेणी में है तो अन्य दो का योग बीच वाली संख्या के योग का अन्य दो संख्याओं के योग का आधा बीच वाली संख्या के बराबर होता है, ये भी बताया था। और 10 है तो गुणोत्तर माध्य और गुणोत्तर माध्य 8 है, गुणोत्तर माध्य अभी ये बता रहा है, ये गुणोत्तर माध्य ये 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। हमें दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, ए व बी मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। यदि इन दोनों के बीच समांतर माध्य कितना है 10। समांतर माध्य मैंने अभी बताया था कि यदि 2-3 संख्या इस तरह हो तो समांतर माध्य का मतलब है ये बीच वाली संख्या। हमें इस बीच वाली संख्या का मान इसमें दिया हुआ कितना है 10, तो 10 लिख लिया। दो धनात्मक संख्याओं के बीच में समांतर माध्य है इसलिए हम ये कर देंगे a + b/2, क्योंकि यहाँ पर बीच वाले है ना, तो इस बीच वाले का हमें मान दिया हुआ है 10, तो अन्य दो के ये बराबर होगा। यहाँ पर c की जगह हमने किसको मान रखा है b को, तो a + b/2 बराबर हो गया 10 के। गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर का माध्य का मतलब है a और b के बीच जो है 8 है, क्या है 8, गुणोत्तर माध्य का मतलब है 8 है बीच में। तो गुणोत्तर माध्य का सूत्र ये मैंने आपको बता रखा है, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा इस बीच वाले का वर्ग यानी 64। ठीक है सीधा यहाँ से 8 का स्क्वायर किया 64 और इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखो ए बी, अब इस दो को इधर ले आओ तो a + b बराबर हो गया 20 और ये हो गया a b बराबर 64। ठीक है अच्छा इस a को इधर ही रखो और इस 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 - b। इस a का मान यहाँ पे रखो तो ये आ जाएगा 2 - b × b बराबर 64। इसको अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2b - b² बराबर 64। इस b को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा b² - 2b + 64 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको अगर गुणा करें तो 64 आए और जोड़े तो -2 आए। तो ऐसी दो संख्या फटाफट से सोचो, या सीधा द्विघात सूत्र लगा दो, या सीधा द्विघात सूत्र लगा दो। तो द्विघात सूत्र में आ जाएगा -b यानी 2 + √b² यानी 4 माइनस, यहाँ पे यार कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये कितना है 20 है ना यार, देखो ध्यान से 20 है, 20 - b है। ठीक है यहाँ पर 20 भी है, ये 20 भी है, तो यहाँ पर भी 20 कर देंगे। ठीक है b² यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 16 और 4 × 25 256 बट्टे में 2। ये द्विघात सूत्र लगाया, आपको आता होगा 10वीं के अंदर। ठीक है तो यहाँ से b का मान देखो, यहाँ पे 20 ऐसा कैसा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 400 में से 256 गए 144 आएंगे क्या, और बट्टे में 2 144 आएंगे क्या, 39 में से 9 पे 5 गए। ठीक है 144 किसका होता है 12 का, तो 20 ± 12/2 20 वही बराबर, अगर एक बार प्लस ले तो 20 और 12 कितने होते हैं 32 32/2 कितना हो गया 16। यदि माइनस ले तो 20 में से 12 गए 8 8/2 कितना हो गया 4, यानी b के दो मान आ रही है, तो मतलब a का मान भी दो आएगी, a के मान भी दो आएंगे। तो यहाँ पर देखो a का फॉर्मूला है 20 - b, तो पहले हम b बराबर लेते हैं 16, तो 20 में से 16 गए 4, और फिर b बराबर लेते हैं 4, तो 20 में से 4 गए 16, यानी a के भी दो मान आ रही है, b के और a के दो मान आ रहे हैं, यानी दो ऐसी संख्याओं के जोड़ी हैं जिनके बीच में समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 व 8 है। तो ये आपका ये सवाल भी हो गया। ठीक है बहुत ही बढ़िया सवाल थे। अब हम देखते हैं जीपी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं, जीपी के n पदों का योग। अब हम देखते हैं जीपी के n पदों का योग कैसे निकालें और जीपी के अनंत पदों का योग कैसे निकालें, ये दोनों चीज अब हम देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर मैंने सवाल लिख दिए हैं। पहले हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि जीपी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है और जीपी के अनंत पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो है n पदों का फॉर्मूला, यहाँ पर हम डिराइव करेंगे, और ये होगा अनंत पदों का फॉर्मूला। ठीक है, ये हम डिराइव नहीं करेंगे, सीधा हम याद रखेंगे। ठीक है, अनंत पदों का फॉर्मूला योग का। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं n पदों का योग किस प्रकार से निकालें। n पदों का योग तो ये होता है s का मतलब होता है उसके पदों का योग, यानी ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n-1। यदि n पद हैं तो किसी जीपी में n पद हैं तो उसका मतलब है s बराबर है s के, यानी उन सभी पदों के योग के बराबर है, यदि हम s को योग मान लें। ठीक है, ठीक है, यानी s को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इस a को मैं करता हूँ थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, ए आर डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर आएगा ए आर की पावर n-2 और यहाँ पर आएगा ए आर की पावर n-1। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैंने गलत लिख दिया यार, ऐसे नहीं करते हैं, हमें फॉर्मूला डिराइव करिए ना, हम फॉर्मूला देख रहे हैं किस तरीके से फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ, इस s को जो है r से गुणा कर देता हूँ, इस s को इस सारा अनुपात r से गुणा कर देता हूँ। मैंने गुणा कर दिया r, तो ये हो गया ए आर। ठीक है, ये हो गया ए आर और ये हो गया ए आर स्क्वायर। इसको r से गुणा किया तो ये हो गया ए आर, इसको r से गुणा किया तो ये हो गया ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर की पावर 3 और डॉट डॉट डॉट, इसको r से गुणा करेंगे तो ए आर की पावर n-1 है, तो एक पावर और जुड़ेगी तो ये हो जाएगा n। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस s में से ये घटा दूंगा, इसमें से ये घटा दूंगा, तो इसमें से जब ये घटाऊंगा तो s माइनस एस आर आएगा। a में से ये घटाएंगे तो देखो a में से ऐसा कैसा है, कुछ नहीं घटना है, ए आर में से ए आर चला जाएगा, ए आर स्क्वायर में से ए आर का स्क्वायर चला जाएगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर चला जाएगा, और इसके स्क्वायर से यहाँ वाला जो पद है वो कट जाएगा, केवल ये बच जाएगा, और ये होगा माइनस का, क्योंकि हमने इसमें से ये घटाया, हमने इसके माइनस लगाया, देखो ध्यान से। ठीक है, और यहाँ पर ए के समान कोई पद नहीं था, इसलिए हमने ए को ऐसा कैसा रख दिया और फिर माइनस लगा दिया, तो ए आर में से ए आर चला जाएगा, ए आर स्क्वायर में से ए आर स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ वाले पद से यहाँ वाला पद चला जाएगा, यहाँ वाले पद से यहाँ वाला पद चला जाएगा, और इस वाले पद से यहाँ वाला पद चला जाएगा। इसको काटने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए हमने सीधा माइनस लगा करके ए आर की पावर n लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसमें से s कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस आर बराबर ए, इसमें से हमने a कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस आर की पावर n के s, ये आ जाएगा a 1 माइनस आर की पावर n के बट्टे में 1 माइनस आर, ये आ जाएगा s पदों के योग का सूत्र a 1 माइनस आर की पावर n बट्टा 1 माइनस आर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a आर की पावर n-1 बट्टे r-1, दोनों लिख सकते हैं। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, दोनों कट जाएंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जीपी के n पदों का योग का सूत्र आ जाएगा a आर की पावर n-1 बटा आर की -1, सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको डेरिवेशन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आया है, इसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं जीपी के अनंत पदों का योगफल। जीपी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र होता है a बट्टे 1 माइनस आर, सिंपल सा सूत्र है, a बट्टे 1 माइनस आर, पहला पद बट्टे में 1 माइनस आर, ये जीपी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र है। ये जीपी के योगों का बात होगी, योगी की बात होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक जीपी का प्रथम पद 729 है, यानी ए का मान दिया हुआ है 729, साफ साफ शब्दों में लिख लेते हैं। सातवां पद 64 है, यानी ए 7 दिया हुआ है 64, तो एस 7 ज्ञात करो। एस 7 का मतलब है, एस एन का क्या मतलब है, एन पदों का योगफल, तो एस 7 का मतलब क्या है, 7 पदों का योगफल। किस गुणोत्तर श्रेणी का, इस गुणोत्तर श्रेणी के 7 पदों का योगफल हमें पूछा है, तो 7 पदों का योगफल पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन की जगह क्या रख दो 7, तो ए। ठीक है, अब देखो, अब हमें इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, इसकी कौन सी जो है क्या क्या करें, कोई डिसाइडेशन है क्या इसका? तो इसका डिसाइडेशन ये है कि यदि r का मान 1 से छोटा हो तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला, और यदि r का मान 1 से बड़ा हो तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो s 7 का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख देते हैं a r की पावर n-1 बटे r-1। ठीक है, अभी तक हमें ज्ञात नहीं है कि क्या क्या कैसे होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, a का मान हमारे पास है, लेकिन हमें और किसका मान चाहिए, r का मान चाहिए। n का मान कितना है, 7 है, तो 7 का और लिख देते हैं a r की पावर 7-1 बटे r-1। अब a का मान है, r का मान चाहिए ताकि ये आ जाए। r का मान कैसे निकालेंगे, ये देखो
सातवां पद देखा है, सातवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर 6। जो जितना पद होता है उसके आर की पावर 1 कम कर दो और गुणा में लिख दो ए, तो ए हो गया 64। ए का मान कितना दे रखा है 729, तो आर की पावर 6, ए बट्टे में चला जाएगा तो ए का मान रख देंगे 729। ठीक है, आर की पावर 6 बराबर 729। ठीक है, अच्छा आर की पावर 6 को हम अगर उधर भेजें, 6 को अगर हम उधर भेजें तो ये इधर ऐसे आएगा 6 में। तो सोचो कि किस संख्या का जो है घात अगर 6 करें तो 64 आए, और किस संख्या की घात अगर 6 करें तो 729 आए। तो देखो 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है, इसलिए हमने लिख दिया 2। 3 की पावर कितनी होती है 729, 6, इसलिए हमने लिख दिया 2/3। ठीक है, अब ये सम संख्या यानी यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आएगा। ठीक है, आर की पावर 6 की अगर हम इससे तुलना करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की पावर 6। ठीक है, प्लस माइनस हम लिख देते हैं क्योंकि पता नहीं है सम संख्या है, कौन सा भी हो सकता है। तो प्लस माइनस 2/3 की पावर 6, तो तुलना करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये पावर आपको निकालनी पड़ेगी, वैसे इसको कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मुझे तो पता था इसलिए मैंने लिख दिया आर बराबर प्लस माइनस 2/3। ठीक है, तो ये आर का मान आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आर के 2 मान आए तो योग भी 2 आएंगे, इसलिए हम पहले देखते हैं प्लस 2/3 में। अब ये 1 से छोटा है इसलिए हम 1 से छोटे वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 729। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस आर कितना है 2/3, 2/3 कितने पदों तक, 7 पदों तक, बट्टे में 1 माइनस 2/3। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। S7 बराबर आ जाएगा 729 ऐसा कैसा, 3 की पावर 7 और 2 की पावर 7 को अलग अलग कर देंगे तो 3 की पावर 7 ऊपर आ जाएगा, तो 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 बट्टे में कितनी है 3 की पावर 7। 1 में से 2/3 जाएगा तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गई 1/3, ये 1/3 ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो S7 बराबर आ जाएगा। ये कितनी थी 3 की पावर, ये 3 की पावर कितनी थी 3 की पावर कितनी थी, ये 6 थी ना, तो 3 की पावर 6 और 3 की पावर 1 मिलकर कितनी हो गई 3 की पावर 7। ये ऐसा कैसा 3 की पावर 7 माइनस, अच्छा यहाँ पर मान रख देते हैं, 3 की पावर 7 का मान कितना है, ये कितने का मान है 2, ये कितने का मान है, ये कितने का मान है 3 की पावर 6 का मान है, हमें कितने का चाहिए 7 का, तो इसको वापस से 3 से गुणा करते हैं तो इसका मान कितना आएगा 2187 आएगा। 2 की पावर 6 का मान 64 है तो 7 का कितना होगा, इसको 2 से गुणा करो 128 बट्टे 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 कट जाएगी, 2187 से 128 घटाओ, 17 में से 8 गए 9 और 7 में से 2 गए 5, 21 में से गया 20, एक पदा एक योग आ गया 2059। अब आर को माइनस में ओढ़ लेंगे, वो मान हो रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं इसको मिटो देता हूँ ताकि जगह बच जाए। ठीक है, सफिशिएंट तरीके से जो है ये अपना क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ये हो गया एक। अब हम आर का मान लेते हैं माइनस में, आर का मान माइनस में हो लेते हैं -2/3। ठीक है, वापिस से यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो S7 बराबर ए का मान कितना है 329 से 329 को मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 6, 1 माइनस आर कितना है -2/3, एन का मान कितना है 7, 1 माइनस आर का मान कितना है -2/3, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएंगे प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा 3 की पावर 6, ये आ जाएगा, इसको अलग अलग लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है घात कितनी है विषम संख्या, इसलिए ये माइनस का माइनस ही आएगा और ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो 3 की पावर 7 को मैं इससे अलग अलग लिखूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 का मैं अगर लेस से लूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 बट्टे 3 की पावर 7। लेस से लिए, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, बट्टे में 3 की पावर 7, बट्टे में 1 प्लस 2/3, तो 3 एकम 3, 3 और 2 हो गए 5/3। ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7, इस 3 की पावर 7 से ये 3 की पावर 7 कट जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 7 का मान अभी अभी लिखा था 2187 और 2 की पावर 7 का मान कितना होता है 128। दोनों को जोड़ो, 8 और 7 कितने हो गए 15, 8 और 2 10 हो गए 11, ये हो गए 23। ठीक है, 23 15/5, इसमें 5 का भाग दो, 5 चौके 20, 5 से 30, 5 3 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस जीपी के दो ऐसे योग हैं जिनके 7 पदों का योग जो है कितना होता है 463, क्योंकि यहाँ पर आर का मान 2 है इसलिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो,
जीपी 3, 3 की स्क्वायर, 3 की क्यूब के कितने पद आवश्यक हैं कि इनका योगफल 120 हो। हमें पदों की संख्या पूछी है कि इनका योग 120 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए का मान कितना है 3, आर का मान कितना है, दूसरे पद में पहले का भाग दो, 3 की स्क्वायर में 3 का भाग देंगे तो आर का मान आएगा 3। हमें योगफल दे रखा है, हमें पता नहीं कि कितने पदों का, तो हम मान लेते हैं एन पदों का योग कितना है 120 है। ठीक है, एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, आर यहाँ पर 1 से बड़ा है इसलिए हम कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो ए आर के पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1 बराबर कितना दे रखा है 120। ए का मान रख देंगे 3, यहाँ पर वापिस से 3 का मान रख देंगे, आर बराबर कितना है तो 3, 3 की पावर एन माइनस 1 बट्टे में आर का मान रखेंगे, 3 में से गया 2, 120। ये 2 गुणा में आएगा और ये 3 भाग में आएगा, तो 3 की पावर एन माइनस 1 बराबर ये 2 इससे गुणा होगा तो कितना होगा 12 दूनी 24, ढंग से लिखते हैं 240। ये बट्टे में आएगा तो ये 3 की पावर एन माइनस 1 बराबर आ गया 3 का 24 में भाग जाएगा 8 बार 80। ठीक है, अब इसको इधर लिख रहा हूँ, देखो 3 की पावर एन, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 81। अब 3 की कितनी पावर करें कि 81 आए, तो 3 की पावर 4 करने पर 81 आता है, 3 3 9 9 27 81। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी इस जीपी के 4 पदों का योगफल कितना है 120। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 1, 1/2, 1/4, ये हमें जीपी दे रखी है, इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये अनंत का साइन होता है। ठीक है, इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अनंत पदों का योगफल मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, अभी अभी बताया था। a का मान कितना है 1 है, r का मान निकाल लेते हैं, 1/2 में 1 का भाग देंगे 1/2। अनंत पदों का योगफल कितना होगा, a का मान a1 माइनस r कितना है 1/2। ठीक है, ये योग नहीं होता है, अनंत पदों का योगफल का सूत्र अलग होता है। ठीक है ना, 1 में से 1/2 गया 1/2, ये 1/2 उल्टा होगा तो ये आएगा 2, यानी इस जेपी के अनंत पदों का योग कितना आएगा 2 आएगा। ये आपका हो गया टॉपिक आज का। ठीक है, सही है ना, एकदम सही है। ठीक है, अनंत पदों का योगफल एकदम सही निकाला हमने। ठीक है, तो इसके अनंत पदों का योगफल हो जाएगा 1/, मतलब 2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से आपका, और ऐसा ही प्यार आपने बनाए रखे अपने चैनल पर।